Hello everyone, welcome to my YouTube channel Into the Fictional World. I hope you all are doing great. आज मैं लेडी डेविल मंगा के चैप्टर 16 से लेकर एक्सप्लेन करूंगी। मुझे माफ़ करना गाइस, मैं जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो ही अपलोड कर दूं और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करती रहूंगी। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था विनफ्राइड के कहने पर जॉन्स उन्हें खुद पर एक एक्सोर्सिज्म करने देता है। उसके बाद वो अपने मठ के पुजारियों को बुलाता है और जॉन्स पर एक्सोर्सिज्म करता है, पर उन्हें कोई भी अब नॉर्मल चीज नहीं मिलती। इस दौरान एनेट जॉन्स के लिए बहुत परेशान थी और सबसे ज्यादा परेशान वो इस बात से थी कि जब वो एक्सोर्सिज्म काम करेगा तो उसके विश का क्या होगा। क्या वो सबके सामने आ जाएगा? क्या जॉन्स उस शैतान से मुक्त हो पाएगा? एनेट यही सब सोचते हुए सो जाती है और सुबह होते ही ग्रिसेल्डा उसे बताती है कि एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हो गया, पर उन्हें कोई भी अजीब चीज नहीं दिखी। फिर सुबह वो सब पुजारी अपने मठ के लिए निकल जाते हैं और वो रास्ते में बातचीत करते करते थोड़ी ही दूर गए होते हैं। तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो सब वहीं पर जंगल में गायब हो जाते हैं और ये खबर गुस्ताव कास्टल तक भी पहुंच जाता है। उन पुजारियों का किसी को कोई खबर तक नहीं मिलता। वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें एनेट के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ छोटी सी एनेट अपनी चैम्बर पर बैठी होती है। वो अपने प्रिंसेस वाले लुक में थी और साइड में बेड पर उसकी मॉम सोई हुई थी। एनेट अपनी मॉम से बोलती है, मॉम जब मैं कमरे में होती हूँ तो क्या मैं इसे उतार नहीं सकती? जब मैं बाथरूम में होती हूँ तो इससे अनकंफर्टेबल फील होता है और मैं इचिंग की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती। ये बोलकर छोटी सी एनेट अपने मॉम के हाथ को पकड़ लेती है तो उसकी मॉम भी उसके हाथ को पकड़ बोलती है, एनेट ये बात याद रखना, तुम एक नोबल ब्लड से बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हें अपने बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे हस्बैंड के अलावा किसी और आदमी का तुम पर ध्यान ना जाए। आदमियों से बचकर रहना और उनसे दूरी बनाकर रखना, जिसमें तुम्हारे फादर भी शामिल हैं और तुम्हारा भाई भी, यानी कि अपने फादर और अपने भाई से भी दूरी बनाकर रखना। फिर अगले सीन में एनेट अपनी आंखें खोलती है, यानी कि ये सब उसका एक सपना था। मतलब सपना, वो अपने बचपन की बातों को याद कर रही थी, सपने में देख रही थी। फिर जैसे ही वो अपने नींद से उठती है वो सोचने लगती है, मेरी मॉम भी काफी वक्त तक इसी बिस्तर पर बीमार पड़ी रही, शायद इसलिए मैं बार बार नींद में चली जाती हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करके परेशान होकर सोचती है, मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पागल औरत ने अपने 12 साल की बेटी को बेल्ट से बांध कर रखा था। वो उस सपने को याद करके बोलती है, वो कितना डिस्गस्टिंग था। तभी ग्रिसेल्डा वहीं पर साइड में बैठी हुई थी। वो बोलती है, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा माय लेडी? तो एनेट बोलती है, हाँ, वैसे मैं कब से सो रही हूँ। तो ग्रिसेल्डा बोलती है, आप 1.5 दिन से सो रहे हैं, लगता है आपकी बुखार अब ठीक हो गई है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? तो एनेट उठकर बैठ जाती है और बोलती है, हाँ। फिर वो अपने विंडो पर एक फ्लावर के पॉट को देखकर बोलती है, ये यहाँ कैसे आया? तो ग्रिसेल्डा बोलती है, ओह वो फ्लावर। तो एनेट सोचने लगती है, अम्ब्रेलिफर फ्लावर से मेरे वेडिंग ड्रेस को सजाया गया था। इस फ्लावर को ऑटम के सीजन से पहले देखना मुश्किल है। फिर एनेट अपना बाल बनाने लगती है। ग्रिसेल्डा बोलती है, उन्हें इन सीजन में देख पाना बहुत रेयर है, पर ड्यूक को ये शिकार करते हुए मिला। उन्होंने कहा कि मैं इनका कुछ दवाइयों के लिए इस्तेमाल करूं और कुछ को सजावटों के लिए। तो ग्रिसेल्डा उस वक्त को याद करके ये सब बोलती है जब जॉन्स वो फ्लावर लेकर आया था। एनेट बोलती है, उसे कैसे पता चला कि ये फ्लावर दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फिर वो ब्लश करके बोलती है, इसका मतलब जॉन्स यहाँ आया था? क्या कल रात सब कुछ ठीक था? क्या जॉन्स की तबीयत खराब थी? क्या उसे फिर से दौरे पड़े? तो एनेट के एक्सप्रेशन को देखकर ग्रिसेल्डा बोलती है, कल रात ड्यूक बिल्कुल ठीक थे। तो एनेट खुश होकर बोलती है, इसका मतलब एक्सोर्सिज्म काम कर गया, ये कितनी राहत की बात है। फिर तो गुस्ताव कास्टल के सारे लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि जॉन सब ठीक हो गया। तभी ग्रिसेल्डा हिचकिचाते हुए बोलती है, असल में बात यह है, एक्सोर्सिज्म करने वाले सारे पुजारी जंगल में कहीं गायब हो गए। ये सुनकर एनेट बिल्कुल चौंक जाती है और एनेट का वो डर फिर से जाग जाता है। उसे जो लग रहा था सारी मुसीबतें टल चुकी है, उसका डर फिर से वापस आ जाता है। वो सोचती है, बुरे सपने अभी खत्म नहीं हुए। और फिर रात हो जाती है। एनेट अपने बेड पर बैठी हुई उन सब चिंताओं से घिरी हुई थी। वो इतनी परेशान थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। वो सोचती है, जॉन अभी भी उस बात से बहुत परेशान होगा। मैं सोचना भी नहीं चाहती कि उन पुजारियों के साथ क्या हुआ। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तभी उसे खरोजने की आवाज आती है तो वो अपना सर ऊपर करके देखती है। उसके चेंबर की खिड़की खुली हुई थी जिससे हवाएं अंदर आ रही थी और पर्दे लहरा रहे थे। तभी उसके खिड़की से डेविल का हाथ यानी जॉन्स का हाथ अंदर आता है, जो उन दीवारों को खरोच रहा था और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर एनेट सोचती है, डेविल तुम यहाँ आ गए,
और तभी जॉन्स के बॉडी में डेविल मुश्किल से उस खिड़की को पार करके अंदर आ जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर एनेट थोड़ा चौंक जाती है। तभी एनेट सोचती है इस बार ये ऐसा क्यों है, ना उसका कोई पंख है, बस एक स्मॉल सी बॉडी और सुनहरा बाल। तभी वो उससे बोलती है, जॉन्स क्या ये तुम हो? वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी क्या जॉन्स को अपना होश है या ऐसे रूप में भी डेविल की ही याददाश्त जारी है। जॉन्स रेंगते हुए एनेट के पास जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। वो दर्द से करहा रहा था। एनेट उसे छूकर बोलती है, जॉन्स क्या ये तुम हो? फिर एनेट सोचती है, स्क्रेचमैन, क्या मैंने इस बात का कभी जिक्र किया है कि जब जॉन्स इस चीज में बदल जाता है तो सिर्फ उसका बॉडी ही चेंज नहीं होता बल्कि वो पूरा अंदर से चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं जॉन्स के अंदर से डेविल निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसका स्किन फट गया था और उसमें से ब्लड निकल रहा था। तभी जॉन्स मुश्किल से एनेट का नाम लेता है और बोलता है, एनेट मुझे माफ कर दो, मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो हफ्ते हुए बोलता है, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, मुझे माफ करो, मैं ये अब और नहीं झेल सकता। ये बोलकर वो एनेट को कसकर पकड़ लेता है और उसकी बातें सुनकर एनेट भी इमोशनल हो जाती है और उसके हाथ को पकड़कर सोचती है, मेरी विश को पूरा करने की वजह डेविल हमें भगवान से विश्वासघात करने को प्रेरित कर रहा है। मतलब अब जॉन एनेट के पास आ गया है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आपको तो पता ही है जब दो प्यार करने वाले एक साथ अकेले होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और सिबलिंग्स का ऐसा रिश्ता भगवान के रूल के खिलाफ है। इसलिए वो बोल रही है कि डेविल मेरे विश को पूरा करने की वजह हमें भगवान के साथ विश्वासघात करने को प्रेरित कर रहा है। वो जॉन्स के सिंग को पकड़कर सोचती है, जॉन्स उस चीज से जूझ रहा है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि इससे उसकी बॉडी को ही दुख मिल रहा है, मेरा जॉन्स। और इन सब के बीच जॉन्स भी शांत होकर एनेट के गोद में अपना सर रख लेता है। फिर एनेट उसके करीब जाकर बोलती है, सब कुछ ठीक है जॉन्स, तुम यहाँ आए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो उसके माथे पर किस कर लेती है और जॉन्स भी उसे डेस्परेट होकर देखने लगता है। एनेट उसे देखकर स्माइल करती है और जॉन्स उसे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एनेट सोचती है, पता नहीं मैं इतने बोल्ड कैसे हो गई। अगर सच कहूँ तो मैंने पहले कभी किसी आदमी को अनड्रेस नहीं किया। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पहले पति के साथ, उस वक्त मैं ये सब जानने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था। ये कहकर वो जॉन्स के शर्ट को अनबटन करने लगती है और सोचती है, पर अभी मैं जॉन्स के साथ ऐसा कर रही हूँ। और वो उसके सारे बटन खोल देती है और जॉन्स भी उसे कंफ्यूज्ड होकर देख रहा था। फिर वो जॉन्स के एप्स को छूती है तो जॉन्स हड़बड़ा जाता है और उसे रुकने को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो एनेट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए स्माइल करके बोलती है, सब कुछ ठीक है जॉन्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे किस करो। यह कहकर वो जॉन्स पर हावी होने लगती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब एनेट ऐसा बोलती है तो जॉन्स उसे किस कर लेता है। उसके पास जो तलवार था वो उसे दूर फेंक देता है। एनेट उसके शर्ट को हटाने लगती है और उसका नाम लेकर सोचती है, किसी योद्धा के लिए उसका तलवार उसके गुरूर का प्रतीक होता है, पर उसने मुझे गले लगाने के लिए अपनी तलवार फेंक दी। ये कितनी अच्छी बात है। ये फिर से वही एहसास है जैसे किसी बड़े बीस्ट का मालिक होने का एहसास। अगर मैं उसे ऐसा बोलूंगी तो क्या उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगी? तो अगर मैं उसे बोलूंगी कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ तो क्या उसे बुरा लगेगा? तभी जॉन्स पूछता है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। एनेट सोचती है, उसका चेहरा वही था पर उसके दूसरे रूप का शरीर अलग था। मुझे उस बरसों से ट्रेनिंग करने के बाद बनी परफेक्ट आकार यानी जॉन्स के पास जाना मना था। डेविल के रूप में भी उसका बॉडी ऑब्सिडियंस की तरह चमक रहा था। अगर मैं जॉन्स की जगह होती और जॉन्स मेरी जगह होता तो क्या वो भी ऐसा ही सोचता जैसा मैं सोच रही हूँ? और अब मैं क्या करूँ? मैंने पहले से ही बिना सोचे समझे उसे छू लिया। अगर मैं जॉन्स की जगह होती और वो मेरी बॉडी होती तो क्या वो भी ऐसा ही सोचता? ये सोचकर वो उसके क्लोज जाती है और उससे किस करने लगती है, ये सोचते हुए कि अगर मैं कभी इंसान बनकर पैदा हुई तो मैं वो सब चाहूंगी जो मैंने जॉन्स में देखा। मतलब वो उसके बॉडी शेप और पर्सनालिटी की बात कर रही है। फिर जॉन्स हड़बड़ा जाता है और उसे रुकने को बोलता है। तो एनेट बोलती है, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? तो जॉन्स बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें किसने सिखाया कि किसी को ऐसे छूते हैं? तो एनेट ब्लश करके बोलती है, तुम क्या क्या बोल रहे हो? मुझे किसी ने क्या सिखाया? मैं तो बस तुम्हें छूना चाहती थी। फिर वो उसके पास आकर बोलती है, ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे पर जब मैं तुम्हें छूती हूँ तो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन और तुम्हारी बॉडी ब्यूटीफुल दिखने लगती है, इसलिए मैं तुम्हें छूते रहना चाहती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एनेट सोचती है,
शायद जॉन्स को धीरे धीरे कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने डेविल रूप से नॉर्मल होता जा रहा है। फिर जॉन्स एनेट के चेहरे को छूता है तो एनेट उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा और कंफर्टेबल है। फिर वो आखिरकार वो कर लेते हैं जो वो अब तक सिर्फ शुरू ही करते आ रहे थे। एनेट सोचती है, आखिरकार हमने उस ना करने वाली लाइन को क्रॉस कर दिया। तब कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी क्योंकि हम बहुत इम्पेशेंस थे। हम तो ये भी भूल गए थे कि हमें किस बात ने अलग किया था। फिर सुबह हो जाती है। जॉन्स वहीं पर सोया हुआ था और एनेट वहां पर नहीं थी। वो सोचती है, जब मैं सुबह उठी तो चादरें गीली हो गई थी। मेरी शादी की रात बिस्तर पूरी तरह खून से भीग गया था। मुझे अभी भी वो डिस्गस्टिंग स्मेल याद है जो मेरे नाक में चुभती रहती है। लेकिन जिस बेड पर मैं जॉन्स के साथ थी वहां ऐसा कुछ नहीं था। ये ना तो गंदा था और ना ही अनप्लीजेंट। उस बेड से तो ऐसे कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी जो मेरे बुखार के पसीने से भीगने के बाद आ रही थी। जॉन्स की स्वेट और स्मेल बहुत एक्साइटिंग है। ये सब सोचते हुए वो उस कमरे में जा रही थी जहाँ उस डेविल को रखा गया था। वो फिर सोचती है, फिर मेरे मन में दूसरे ख्याल आने लगे। वो पल जब मुझे मेरे पहले पति को एक्सेप्ट करना पड़ा, वो उसके मौत से भी ज्यादा डरावना और डिस्गस्टिंग रहा होगा। इतने सालों तक उसके ब्लड की स्मेल की यादें, ये सब उसकी मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये सब सोचते हुए वो लगातार चलती ही जा रही थी। हवाओं में उसके बाल लहरा रहे थे। वो फिर सोचती है, सुबह सुबह की वो प्योर हवाएं जो जॉन्स की तरह मेरे अंदर समा रही थी। उस रात जब जॉन्स पर एक्सोर्सिज्म किया गया तब मैं इसी तरह ठंडी हवाओं को फील कर रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में किस चीज की परवाह करती हूँ। ये कहकर वो उस जगह पर पहुंच जाती है और बोलती है, सुनो डेविल, मैंने वो किया जो तुम चाहते थे, इसलिए प्लीज जॉन्स को आजाद कर दो। मतलब कि वो ये बोलना चाहती है, जॉन्स के अंदर आकर डेविल जॉन्स को और उसे करीब लाना चाहता था ताकि वो भगवान के रूल के खिलाफ कुछ ऐसा करें, और उन्होंने वही किया। उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो एनेट बोल रही है, तुम चाहते थे हम करीब आए और भगवान से विश्वासघात करें, तो मैंने वो कर दिया जो तुम चाहते थे, इसलिए प्लीज जॉन को आजाद कर दो। तो वो सोचती है, मैं नहीं चाहती स्क्रेचमैन कि मेरा जॉन्स तकलीफें सहे। फिर हमें विनफ्राइड और ग्रिसेल्डा को दिखाया जाता है। साइड में विनफ्राइड की किताबें रखी हुई थी और आग जल रही थी। विनफ्राइड स्मोक करते हुए बोलता है, मेरी सिस्टर किसी को डेट कर रही है ना? तो ग्रिसेल्डा अपने आप को कपड़ों से ढकते हुए बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी रानी एक इज्जतदार औरत है। ग्रिसेल्डा जानती है कि जॉन्स और एनेट का कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसा बोल रही है। तो विनफ्राइड बोलता है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? ठीक है, तो फिर इसे एक वार्निंग समझकर उस पर नजर रखो। अगर उस बूढ़े आदमी से शादी करने से पहले अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, उस पर ध्यान ना देने के लिए। तो ग्रिसेल्डा घबराते हुए ये सर बोलती है और विनफ्राइड स्माइल करके बोलता है, इज्जतदार एनेट। ये कहकर वो पिछली रात की बात याद करता है जहाँ वो जॉन्स के कमरे के बाहर जाकर उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए बोलता है, भाई मैं कल यहाँ अपनी छोड़ी हुई किताबें लेने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। विनफ्राइड सोचता है, मैंने सुना है कि वो जंग के मैदान से वापस आया है, क्या वो आते ही सो गया? वो ये सोचकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर तो जॉन्स था ही नहीं, क्योंकि हमें पता है इस वक्त तो जॉन्स एनेट के साथ था। क्योंकि वो दरवाजे से नहीं जा सकता, इसलिए वो खिड़की से एनेट के कमरे में चला गया, जिस वजह से कमरे का दरवाजा तो बंद था पर खिड़कियां खुली हुई थी और खिड़की से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। और क्योंकि विनफ्राइड को पहले से पता था इनका कुछ चल रहा है, इसलिए उसे पक्का यकीन हो गया कि जॉन्स इस वक्त कहाँ जा सकता है। इसलिए वो ग्रिसेल्डा को एनेट पर नजर रखने को बोल रहा है। ये सब याद करके वो प्रेजेंट में स्माइल करता है और खुद से कहता है, ये कितनी मजेदार बात है ना कि एक अच्छा चेहरा एक बुरे दिल को छुपा सकता है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह सुबह सूरज की रोशनी से गुजदेव कास्टल चमक रहा था और एनेट अभी भी वहीं पर बैठी डेविल से बोल रही थी, डेविल मेरी बात सुनो, ये मेरी गलती है जो मैंने ये सब विश मांगी। मेरी मांगी हुई विश को भूल जाओ। चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। फिर वो घुटनों के बल झुक जाती है और बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी शादी हो जाती है, चाहे वो उस बूढ़े आदमी से हो या किसी और से। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बोलती है, जॉन्स को आजाद कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर बिस्तर पर पड़े रहना और बीमार रहना भी मान लूंगी, इसलिए प्लीज। ये कहकर वो रोने लगती है और अपने हाथ से उस डेविल को अपना ब्लड चढ़ाते हुए बोलती है, बेचारा अनमोल जॉन्स, उससे मुझे मत बांधो, मुझे उससे दूर रखो। ये कहकर वो रोने लगती है और उसका खून
उस ताबूत के पास जमीन पर टपकने लगता है। एनेट सोचती है, मुझे लगा मेरा अकेले तड़पना काफी होगा स्क्रेचमैन। तभी हमें जॉन्स को दिखाया जाता है जो कि जाग चुका था। वो उस बेड पर गिरे एनेट के बालों को उठाता है और स्माइल करते हुए एक कपड़े में लपेटकर उसे अपने सीने के पास छुपा लेता है। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एनेट अपने चैम्बर पर वापस आ जाती है। वो सोच रही थी, मैं जॉन्स की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, कम से कम उसे इन सब खतरों से दूर रहना होगा। फिर वो उस बेड को छूती है जहां जॉन्स लेटा था और तकिए को गले लगाकर सोचती है, जब तक जॉन्स सेफ है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पूरी जिंदगी का क्या होगा। मैंने दिल से यही मांगा था। उसके बाद कई दिनों से मैं बुरी तरह बीमार रही। फिर हमें उस घोड़े को दिखाया जाता है जो उस जंगल से डरकर भाग गया था, जहां उन सारे पुजारियों का नामो निशान मिट गया था। वो घोड़ा अभी भी हड़बड़ाया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। गुस्तिब कास्टल का एक आदमी उसे शांत करने की कोशिश करके बोल रहा होता है, तुम शांत हो जाओ, हमारे ड्यूक और उनके सैनिक तुम्हारे ओनर को ढूंढने गए हैं। और ये सब दूर से विनफ्राइड देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस जंगल में सारे लोग उन पुजारियों को ढूंढ रहे थे। एक सैनिक उस बेल यानी घंटी को कपड़े में उठाता है जिसे वो पुजारी भूत प्रेत को भगाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो अपने साथ सर्चिंग डॉग भी ले गए थे और वो डॉग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। सारे सैनिक पूरे जंगल में फैलकर उन पुजारियों को ढूंढ रहे थे और जॉन्स भी अपने घोड़े पर सवार होकर ढूंढने का काम कर रहा था। इसी दौरान उसे वो फूल मिलते हैं। क्योंकि अब मौसम भी बदल चुका है, उन बातों को महीने बीत चुके हैं, इसलिए इन फूलों के खिलने का सीजन भी आ गया था। इसलिए ये फूल पूरे जंगल में फैले हुए थे जिसे जॉन्स अपने साथ ले जाता है और बीमार एनेट के साइड में ग्रिसेल्डा को उसे फ्लावर पॉट में रख देने को बोलता है। एनेट सो रही थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। वो सोचती है, तबीयत खराब होने की वजह से दवाइयाँ लेने के बाद मैं बस सोती रहती थी, जिस वजह से मैंने गर्मियों के मौसम को, इनके नज़ारों को मिस कर दिया। पर जॉन्स इन फूलों के जरिए उन गर्मियों के मौसम को, उनके एहसास को मेरे पास लाता था। फिर कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो जाती है, उठकर स्माइल करके बैठी होती है और उस फूलों को हाथों में लिए सोच रही होती है। ये सोचकर कि इस प्यारे फूलों को उसके बड़े से हाथों ने तोड़ा होगा, ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है। ये सोचकर वो उस फूलों को स्नाइप करने लगती है और वहाँ ग्रिसेल्डा भी थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और जॉन्स ग्रिसेल्डा का नाम लेता है, जिसे सुनकर एनेट झट से उठ जाती है और भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। ग्रिसेल्डा उसे बोल रही थी कि आराम से जाइए माय लेडी, आपको इस हाल में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। पर वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और सोचती है, वो ग्रिसेल्डा को बहुत धीरे से आवाज दे रहा था ताकि उसकी आवाज से मेरी नींद न खराब हो जाए। ये उस पर्सन की आवाज है जिसे मैं बहुत मिस कर रही थी। ये सोचकर वो जॉन्स के सामने आती है और जॉन्स उसे देखकर चौंक जाता है। उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। इस बार भी वो एनेट के लिए फूल लेकर आया था। एनेट खुश होकर बोलती है, अंदर आ जाओ जॉन। तो जॉन ऑकवर्ड होकर बोलता है, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम हमेशा सोई रहती हो क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती है। तो एनेट बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी हालत पहले से काफी ठीक लग रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा वो फूल लेकर आते थे, उसके लिए थैंक यू। तो जॉन्स ब्लश करके बोलता है, ये इन फूलों के खिलने का मौसम है, इसलिए मैं चाहता था कि हम इसे एक साथ देखें। ये सोचकर मैं ये फूल लेकर आता था। मैं खुश हूँ कि आज तुम जाग रही हो। तो एनेट कंफ्यूज होकर उन फूलों को देख रही थी। वो बोलती है, क्या तुम ये फूल इसलिए लेकर आते थे ताकि हम इन्हें एक साथ देख सके? तो जॉन्स हड़बड़ा जाता है और ब्लश करके बोलता है, हाँ अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। ये कहकर वो उन फूलों को एनेट को दे देता है और एनेट स्माइल करके बोलती है, ये फूल बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। तभी जॉन्स बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हें शायद आराम कर लेना चाहिए। तभी एनेट बोलती है, जॉन्स रुको, और एक फूल के पंखुड़ियों को तोड़कर अपने बालों में लगाकर बोलती है, मैं कैसे लग रही हूँ? जिसे देखकर जॉन्स ब्लश करता है और वो खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए वो एनेट को गले लगाने के लिए उसकी ओर भागता है। पर ग्रिसेल्डा उसे ऐसा करने के लिए मना करने लगती है। तो जॉन्स बोलता है, ग्रिसेल्डा 5 मिनट के लिए तुम कमरे से बाहर चली जाओ। जिसे सुनकर ग्रिसेल्डा परेशान हो जाती है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिर वो अपने ड्यूक को मना कैसे कर सकती थी, इसलिए वो बाहर आ जाती है और कांपते हुए विनफ्राइड से माफी मांगती है क्योंकि विनफ्राइड ने उसे एनेट पर नजर रखने के लिए बोला था। फिर हमें जॉन्स और एनेट को दिखाया जाता है। जॉन्स एनेट के हाथ पर किस करते हुए बोलता है, एनेट मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो जॉन्स के चेहरे को देखकर एनेट सोचती है, उसकी निगाहें सिर्फ मुझ पर टिकी हैं। फिर वो स्माइल करती है और जॉन्स को किस करते हुए सोचती है, जो विश मैंने शैतान के कॉफिन के आगे मांगी थी, मेरी विश जो जॉन्स को सेव करने की थी, वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई और टूट गई, जो कि उन दोनों की ही गलती थी। क्योंकि एनेट ने यह सोचा था कि वो जॉन से दूर रहेगी
जिससे जॉन सेफ रहेगा, लेकिन वो जॉन से दूर ही नहीं रह सकी और दोनों फिर से करीब हो गए और उसकी विश टूट गई। फिर हमें अगले दिन कैस्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रिसेल्डा एनेट को घुमाने लेकर आई थी। बाहर के नज़ारों को देखकर एनेट बोलती है, आज तो सचमुच बहुत धूप है। तो ग्रिसेल्डा बोलती है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी ठीक हो गई। तो एनेट बोलती है हाँ, और सोचती है, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने जल्दी ठीक होने पर पछतावा है, क्योंकि अब जॉन्स के पास मुझे देखने आने के लिए, मेरे पास आने के लिए कोई और बहाना नहीं था। जॉन्स मुझे जो मिलने आता था मेरी तबीयत के बहाने और उससे जो मुझे खुशी मिलती थी, वो अब मुझसे छीन चुकी है। वो यही सब सोच रही थी, तभी कुछ देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है, 2 दिन पहले हमने जो रात को मीट पाई खाई थी वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी और मेडिसिन की वजह से मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं पाई, तो वो किस पेड़ से आया था? तो ग्रिसेल्डा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलती है, आपका क्या मतलब है कि किस पेड़ से आया था? तो एनेट कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या आंगन के पेड़ पर खाना नहीं उगते? तो ग्रिसेल्डा समझ जाती है कि एनेट को ऐसा लगता है कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारे पेड़ से तोड़कर लाए जाते हैं। तो एनेट की मासूमियत पर ग्रिसेल्डा हंस पड़ती है और बोलती है, नहीं माय लेडी, खाना पेड़ पर नहीं उगता। तो इन दोनों की बातें सुनकर साइड में खड़ा एक पर्सन अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, पर वो ऐसा कर नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं बस तुम्हारी बातें चुपचाप सुनकर निकल जाने वाला था, पर तुमने ऐसा करना इम्पॉसिबल कर दिया कि मैं अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। आंगन के पेड़ पर खाना, तुम्हारी इमेजिनेशन तो कुछ ज्यादा ही रिच है। जितना मैंने सोचा था आप उससे ज्यादा प्रेटी हैं स्टेप मदर। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 19 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, उस पर्सन को देखकर एनेट सोचती है, हेनरिक इंड्रिटसन, ये उस बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा है। कुछ दिन पहले वो और शादी के रिश्ते लेकर कुछ लोग, मतलब उस पर्सन की तस्वीर लेकर आए थे जिससे एनेट की शादी होने वाली है। तो वो पर्सन हेनरिक बोलता है, अगर आपकी नर्स को यानी ग्रिसेल्डा को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ जहाँ पर मीट पाई बनती है? तो ग्रिसेल्डा आगे आकर बोलती है, मुझे माफ करना, पर माय लेडी एक इज्जतदार औरत है और आप एक अनजान आदमी, मुझे नहीं लगता कि आपका उन्हें अपने साथ ले जाना एक अच्छी बात है। तो वो पर्सन हेनरिक बोलता है, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक नाइट होने के नाते मैं बस प्रिंसेस जियोविनेटा को, जो कि जल्द ही हमारे इंड्रिटसन खानदान की बहू बनने वाली हैं, उनके साथ वक्त बिताने का सौभाग्य चाहता हूँ। और वैसे भी ग्रैंड ड्यूक ने यानी एनेट के फादर ने भी मुझे ऐसा करने का परमिशन दे दिया है, तो अगर आप मेरे साथ आएंगी तो मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। तो एनेट कुछ सोचती है और बोलती है, कोई बात नहीं ग्रिसेल्डा, मुझे इनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो फिर उस पर्सन को रास्ता दिखाने के लिए बोलती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिससे वो पर्सन थोड़ा चौंक जाता है और एनेट को देखकर फिर से स्माइल करता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है किचन, जहाँ पर कोई आग जला रहा था, कोई आटा गूंद रहा था, कोई मछलियाँ तल रहा था, तो कोई बर्तन जमा रहा था। इन सबको इस तरह देखकर एनेट तो बिल्कुल चौंक जाती है। हर कोई अपना अपना काम कर रहे थे, कोई सब्जियां काट रहा था, कोई टेबल साफ कर रहा था। इसी तरह सबको काम करता हुआ देखकर एनेट बिल्कुल हैरान हो जाती है और सोचती है, वो पहली बार था जब मैंने वो चौंका देने वाला नजारा देखा। हेनरिक बोलता है, रसोईया सूप बनाने के लिए शायद तीतर का इस्तेमाल कर रहा होगा। तीतर तो पता है ना, एक चिड़िया का नाम है। तो इन सबको देखकर एनेट फिर सोचती है, पका हुआ खाना पेड़ों से नहीं तोड़ा जाता। उस नए जानकारी से मैं इतना चौंक गई थी कि मेरा दिल धड़कना बंद ही नहीं कर पा रहा था। तो वो सब देखने के बाद वो वापस से उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ग्रिसेल्डा उनके लिए खाना लेकर आती है और एनेट ब्रेड का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर बोलती है, अभी अभी बनाया हुआ ब्रेड बहुत सॉफ्ट है। मुझे यकीन नहीं होता मैंने अपने चेम्बर पर जो कुछ भी खाना खाया था वो लोगों के हाथों बनाया गया था। तो हेनरिक स्माइल करते हुए बोलता है, इस तरह की चीजें राजकुमारियों को पता होना चाहिए, और ना ही सिर्फ खाना बल्कि कपड़े और हथियार भी आम लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये सुनकर एनेट फिर से चिल्लाकर बोलती है, हथियार मतलब तलवार और भाले, वो भी लोग बनाते हैं? तो ग्रिसेल्डा उसे समझाने लगती है, माय लेडी आप बहुत जोर से बोल रही हैं। तो हेनरिक बोलता है, हाँ बिल्कुल, इस महल को थामे रखने वाले ईंटें और खंबे भी लोगों के हाथों से ही बनाई गई है, और यहाँ आंगन में जो पेड़ लगे हैं उन्हें भी लोगों ने ही लगाया है, और वो उसकी खेती भी करते हैं। ये सब एनेट ध्यान से सुन रही थी। वो सोचती है, मैं हमेशा से जानती थी कि मुझे बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता, पर हेनरिक जो भी बोल रहा था वो बाकियों के लिए कॉमन सेंस हो सकती है, नॉर्मल बातें हो सकती है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बातें थी। इन बातों से मैं बिल्कुल हैरान रह गई। हर चीज के पीछे लोगों का ही हाथ होता है और आखिर में उनका फल भी लौट कर उन्हीं के पास आता है। क्योंकि एनेट एक प्रिंसेस थी और उसे इन सब के बारे में नहीं पता था, ना वो कभी किचन गई थी। पहली बात तो उसे अपने कमरे से ही बाहर नहीं जाने दिया गया, तो वो ये सब कैसे देखती, और ना ही उसका कोई दोस्त था जो उसे ये सब बताता। ना वो किसी के साथ खेलती थी, ना वो बाहर घूमने जाती थी, ना वो लोगों को देखती थी।
वरना अगर कोई नाम भी बताए तो वो लोगों को देखकर सीख सकती थी, पर उसे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया गया। वो बचपन से ही कैदी बनकर रही है, इसलिए उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हेनरिक बोलता है, प्रसिद्धि यानी फेमस चीजें भी लोग ही बनाते हैं, और वल्डेमार नाम का जो ये प्रसिद्धि है, मतलब कि वल्डेमार नाम इतना जो फेमस है, उसे बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगी। वो एनेट से सीरियस होकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को किस तरह से सोचेंगी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है, इसका हिस्सा बनना यानी कि वल्डेमार नाम से जुड़ना बहुत किस्मत की बात है, बहुत सम्मान की बात है। उसका मतलब ये है कि वो बस अमीर है, पर उनका कोई बड़ा नाम नहीं है, जैसे वल्डेमार खानदान का नाम है। और क्योंकि उनका कोई बड़ा नाम नहीं है और वो वल्डेमार खानदान में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। तो एनेट सैड होकर बोलती है, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस वल्डेमार नाम को कमाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब कि कोई नाम शुरू से फेमस नहीं होता, पर उसे कुछ ना कुछ अच्छा करके या कुछ बड़ा करके उस नाम को फेमस किया जाता है। पर इस वल्डेमार नाम को कमाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, कभी मेरी वजह से ये नाम कभी फेमस नहीं हुआ, मैं उस नाम को बड़ा करने के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई। ये बोलकर वो खड़ा हो जाती है। तो वो पर्सन बोलता है, मतलब हेनरिक बोलता है, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, क्या किसी वजह से या किसी तरह से मैंने आपको निराश कर दिया जो आप इतनी जल्दी जाना चाहती हैं? तो एनेट बोलती है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही मेरे फादर ने मुझे ये अलाउ किया कि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं, आपसे मिल सकूं, पर मुझे आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मैं आपके काइंडनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपकी वजह से मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें नहीं पता ये जानकर मैं कितनी खुश हूँ कि तुम एक इंडियट सन हो हेनरिक। ये कहकर वो चली जाती है। आज तक आदमियों ने उसे किसी पर्सन की तरह ट्रीट ही नहीं किया। एक तो उसके फादर जो बचपन से उसे इस तरह ट्रीट करते आ रहे हैं, बस एक जॉन सी है जो उसे इंसानों की तरह देखता है, और उसका छोटा भाई वो भी उसे इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करता। जॉन्स के अलावा ये इंसान पहला है जिसने एनेट के साथ इतनी जेंटली बिहेव किया, तो वो इसलिए वो खुश है कि हेनरिक इंडियट सन का है, क्योंकि वो शादी करके अगर वहाँ जाएगी तो एक ऐसे पर्सन का होना कितना अच्छा है जो उसे इंसानों की तरह ट्रीट करता है। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। महल के अंदर आकर एनेट सोचती है, मैं जियोविनेटा वल्डेमार एक कमजोर प्राणी हूँ जिसने कभी कुछ हासिल नहीं किया। मेरे पूर्वजों ने युद्ध के दौरान वल्डेमार नाम की स्थापना की, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता हेनरिक ने ये मुद्दा क्यों उठाया, पर उसकी बातों ने मुझे उन हालातों की याद दिला दी जिसमें मैं थी या हूँ। यानी कि जैसे हेनरिक ने कहा कि उनका कोई बड़ा नाम नहीं है, तो एनेट भी उसी तरह है, क्योंकि कोई बड़ा नाम कमाने में उसका कोई हाथ नहीं। फिर वो अपने सर को पकड़कर बोलती है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं अब इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहती। और गिसेला भी वहीं पर एनेट को चिंता भरी नजरों से देख रही थी। एनेट फिर सोचती है, मुझे जोन्स की याद आ रही है, पता नहीं उसका दिन आज कैसा गया। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने आज क्या सीखा, पर हमें पता चलता है कि कुछ दिनों से वो उससे मिल ही नहीं पाई। फिर रात हो जाती है और आसमान में काले बादल छाकर बारिश शुरू हो जाती है, और हमें महल से दूर का सीन दिखाया जाता है। जंगल काले घने अंधेरों से घिरा हुआ था, और उसी रात बारिश में जॉन अपना वही पुजारियों को ढूंढने का काम जारी रख रहा था। वो अपने साथियों के साथ कुत्तों को लेकर बारिश में अपना छानबीन का काम करता है, और बाद में अपने फादर के पास जाता है। वो अपने फादर से जाकर बताता है कि वो उन पुजारियों को ढूंढने का काम बंद करना चाहता है। पिछले कुछ दिनों से हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय उस बेल के जो एक्सोर्सिज्म के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब वो भूत को भगाने वाला बेल। पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों के हिसाब से अगर हमें अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है, तो हो सकता है भेड़िए या भालू उन्हें पहले से खा चुके हों। तो उसके फादर उसे देख रहे होते हैं कि कैसे बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़ों का पानी नीचे चटाई पर गिर रहा था। फिर वो मुड़ जाते हैं और बोलते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और रिपोर्ट करना है। तो क्योंकि जॉस के पास कुछ और रिपोर्ट करने के लिए नहीं था, इसलिए वो अपने फादर को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। वहां दरवाजे के बाहर एक मेड पोछा लगा रही थी, तो उसके फादर उसे अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये चटाई गीली हो गई है, इसे ले जाकर जला दो। तो क्या मतलब जला दो, बस गीली ही तो हुई है, वो उसे सुखा भी तो सकते हैं, पर जला दो का क्या मतलब है। शायद वो अपने बेटे जॉन्स को उतना भी पसंद नहीं करते जितना वो लोगों को दिखाते हैं कि जॉन्स उनकी शान है। तो वो लेडी उसे वहां से ले जाती है, और हम देखते हैं वहाँ साइड में हेनरिक भी बैठा था। वो जॉन्स के फादर से बोलता है, कितना अजीब नजारा था। वल्डेमार का चमकता हुआ सूरज यानी जॉन्स अभी भी आपके आगे सिर्फ एक बच्चा ही है, मतलब आपके बेटे होने के नाते भी आपके साथ उसका कोई मुकाबला नहीं। तो जॉन्स के फादर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से मिले? तो वो पर्सन बोलता है, हाँ, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, उन्हें देखकर ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ दिनों से बीमार थी। तो जॉन्स के फादर बोलते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। साथ ही वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं उस टावर को जिसके ऊपर एनेट रहती है। तो क्या जब जॉन्स अपने डेविल रूप में एनेट के खिड़की से उसके चेंबर के अंदर जाता है तो उसके फादर देख लेते होंगे?
वो तो हमें बाद में पता चलेगा। फिर जॉन्स के फादर बोलते हैं, अगर तुम मुझसे मिल चुके हो तो तुम उसे अभी अपने साथ इंडियन ले जाओ। इतना सुनकर उस पर्सन का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो एक डेविल स्माइल देता है। क्या ये पर्सन जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है या उसका भी कोई अलग ही साइड है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 20 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी भी बारिश हो रही थी और अंदर एनेट अपने चेम्बर पर सो रही थी। ग्रिसेल्डा उसके पास आकर उसे उठाते हुए बोलती है, माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? वो उसे एक गर्म पानी का बोतल देकर बोलती है, इसे अपने पेट के पास रख लीजिए, इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। आई होप आप कल पार्टी से पहले ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो एनेट उस बोतल को अपने पेट पर रखते हुए सोच रही होती है, भगवान ने लड़कियों को जो तोहफा दिया है उस तोहफे की वजह से मेरे पेट में हर महीने दर्द रहता है। ये दर्द इतना भयानक है कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे ये गिफ्ट छीन लिया जाए। यानी कि वो अपने पीरियड में है। तो ग्रिसेल्डा बोलती है, माय लेडी, मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर कल आप पार्टी में क्या पहनेंगी ये आपको चुनना होगा। अगर आप अपने मदर के कपड़े पहनने वाली हैं तो अगर हमें उसे रेडी करना है तो आपको अभी चुनना होगा ताकि हम सुबह तक वो बना सकें, और क्योंकि आप उनसे लंबी हैं तो उस हिसाब से हमें उस कपड़े को बनाना होगा। तो एनेट ग्रिसेल्डा को देखती है। ग्रिसेल्डा के हाथ में उसके मदर के कपड़े थे। उसे देखकर वो सोचती है, मेरे फादर ने ये डिसाइड किया है कि वो मेरे दूसरी शादी का पार्टी रखेंगे, वो भी महीने के इस वक्त, यानी कि वही अभी जिससे वो जूझ रही है। वो सोचती है, क्या मैं यहीं पर अपने चेम्बर पर रह के रेस्ट नहीं कर सकती? तो एनेट के शक्ल को देखकर ग्रिसेल्डा समझ जाती है कि वो सैड है। तो वो उसके पास बैठकर उसे समझाती है, चिंता मत कीजिए माय लेडी, कल के पार्टी में ड्यूक यानी जॉन्स भी आएंगे। तो जॉन्स का नाम सुनकर ग्रिसेल्डा का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है और क्यूरियस होके ग्रिसेल्डा को देखती है। तो ग्रिसेल्डा उसे फिर से बताती है, मैंने सुना है कि वो कुछ काम से गुस्ताव कास्टल से कुछ दिनों से बाहर थे और कल रात ही वो वापस आए हैं। तो एनेट सोचती है, ओ अच्छा, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा था। तो जॉन्स के बारे में सोचकर वो खुद से बोलती है, मुझे यकीन है कि जॉन्स कल के पार्टी में बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। फिर वो जॉन्स को ऐसे इमेजिन करने लगती है कि वो पार्टी के अंदर कुछ लड़कियों के साथ खड़ा है, जहाँ लड़कियों ने उसे घेरा हुआ है और वो जॉन्स से बात करने के लिए, उसका अटेंशन पाने के लिए मरे जा रही है। मतलब कि वो जॉन्स से बात करने के लिए डिस्परेट है। वो जॉन्स को बाकी लड़कियों के साथ देखकर थोड़ा अपसेट थी। वो फिर सोचती है, जॉन्स को उन लड़कियों के साथ इमेजिन करना जो कि किसी मोर की तरह सुंदर है, मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैं जब जॉन्स के साथ रहती हूँ तो मैं कैसी दिखती हूँ। यानी कि वो ये सोच रही है कि जॉन्स को जिस लड़की के साथ इमेजिन किया जाएगा, मतलब उसके पार्टनर के हिसाब से, तो वो बिल्कुल किसी मोर की तरह प्यारी होगी, बहुत सुंदर होगी। और जब वो खुद जॉन्स के साथ खड़ी होती है तो वो कैसी दिखती है, क्या वो भी इतनी ही सुंदर दिखती है? वो ये सब सोच के परेशान हो रही थी। वो फिर सोचती है, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे बाल हमेशा बिखरे हुए रहते थे और मेरी बॉडी पसीने से भीगी हुई होती थी। तो ये सब सोच के कि लड़कियां उससे ज्यादा सुंदर दिखती हैं और कहीं जॉन्स उसमें बहक ना जाए और वो एनेट को बोल ना जाए, वो झट से उठकर बैठ जाती है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ग्रिसेल्डा, मुझे मेरी मदर की ड्रेस और ज्वेलरी ला कर दो। और फिर सुबह हो जाती है। जहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी, मेड्स टेबल सजा रही थी, ड्रिंक लाकर रख रही थी और जो डिशेस बनी हुई थी वो वहां लाकर उसे सजा रही थी। और एनेट के फादर अपने सीट पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और साइड में हेनरिक भी बैठा उनसे बोल रहा होता है, क्या वल्डेमार के ड्यूक यानी जॉन्स हमारे साथ शामिल नहीं हो रहे? तो जॉन्स के फादर बोलते हैं, मुझे यकीन है वो और उसके फॉलोअर्स, मतलब उनके आदमी, जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे अगर उसे इस पार्टी का असली मकसद पता है तो। वो यही बोल ही रहे थे, तभी ये बताया जाता है कि ड्यूक पधार रहे हैं, मतलब जॉन्स अपने साथियों के साथ आ रहा है। जिसे सुनकर हेनरिक और जॉन्स के फादर फ्लिंच हो जाते हैं और जॉन्स अपने आदमियों के साथ हॉल पर एंटर करता है तो सबकी नज़र उन्हीं पर थी। जॉन्स अपने फादर और हेनरिक से लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। तो हेनरिक उसे देखकर यहाँ उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे उसने पहले सोचा था कि ग्रैंड ड्यूक के आगे वो एक बच्चा है, पर यहाँ वो सोचता है, मुझे लगा था ग्रैंड ड्यूक के आगे वो एक हेल्पलेस चाइल्ड है, पर मानना पड़ेगा वो काफी हिम्मत वाला है। और दूसरी तरफ वल्डेमार परिवार पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी करा रहा है, पर इस पर कोई शक नहीं कि वो इस बात पर उतने भी खुश नहीं हैं। तभी जॉन्स के फादर अपने चेयर से उठते हैं और जॉन्स की तरफ बढ़ते हुए वही दिखावे का अपना प्यार दिखाते हुए बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो, मेरे बच्चे, मेरी आन, मेरी शान, जो भी। और वो उसके कंधे को पकड़कर न ट्रू कलर दिखाते हुए रूड होकर बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आदमियों को इस तरह पार्टी में लेकर आने की? ये सब करके आखिर तुम किसे डराना चाहते हो?
तो जॉन्स भी उन्हें उल्टा जवाब देते हुए बोलता है, मुझे लगता है फादर कि आपको अच्छे से पता होगा कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें पहली बार इन दोनों के बीच जो तकरार है वो दिखाई जाती है, क्योंकि शुरू से तो हमें यही दिखाया जा रहा है कि जॉन्स उसके फादर का फेवरेट है और जॉन्स भी अपने फादर को पसंद करता है। और यहाँ पहली बार हमें ऐसा कुछ दिखाया गया है। शायद चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं। तो ये सब एनेट ऊपर से देख रही थी। उसका पेट दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ था, पर वो क्या कर सकती है। यहाँ पर उसके भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। अगर वो कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकती। तभी वो नीचे जाती है। ये ऐलान किया जाता है कि लेडी जियोबी नेता अंदर आ रही हैं, जिसे सुनकर सबका ध्यान उस पर चला जाता है और सब बोलते हैं, वो तो सच में बहुत बड़ी हो गई है। अब समझ आया कि ग्रैंड ड्यूक ने इन्हें इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखा था। वो तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये हेनरिक पर्सन उसे देखकर तो बिल्कुल चौंक जाता है और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो बोलता है, सच में वो कितनी सुंदर है। और हमें दिखाया जाता है एनेट को, जो कि अपने मॉम की ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। एनेट सोचती है, मेरे पहले हस्बैंड के फ्यूनरल में भी इतने सारे लोग नहीं थे जितने यहाँ हैं, पर इतने सारे लोग होने के बावजूद मेरी नजरें सिर्फ एक ही पर्सन पर टिकी हुई थी। और वो पर्सन कौन है ये तो हमें अच्छे से पता है। एनेट के आने से सब लोग अपना सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं उसे ग्रीट करने के लिए, पर एनेट की नजर इतने सारे लोगों के बीच सबसे पीछे जॉन्स पर जाती है। और ऐसे हालातों के बावजूद भी वो स्माइल करती है सिर्फ जॉन्स के लिए और सोचती है, मेरी तरफ देखो जॉन्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस तरह देखो। और जॉन्स भी उसे ऐसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, उसकी आंखों में एक डर था, जैसे कि अभी उसे कोई मुझसे छुड़ा कर ले जाएगा। एनेट फिर सोच रही होती है, तुम मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे नजरों के सामने। और जॉन्स भी अपनी मुट्ठी कस लेता है। वो कुछ कर नहीं सकता था, वो बिल्कुल कांप रहा था। यहाँ एनेट स्माइल करके सोच रही थी, मैं आंखों ही आंखों में जॉन्स से बात कर रही हूँ। तभी एक पर्सन दौड़ते हुए जाता है और एनेट से बोलता है, लेडी जियोबी नेता, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं। मेरा नाम सर बार्थेऑन है। मैं 1 साल से ड्यूक के साथ एक नाइट के रूप में काम कर रहा हूँ। मतलब ये जॉन्स का एक आदमी है। वो फिर बोलता है कि मैं कब आपको फॉर्मली ग्रीट कर सकूं माय लेडी। अचानक ऐसे उस पर्सन को अपने आगे देखकर एनेट कांपने लगती है और बहुत ज्यादा डर कर सोचती है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज मेरे सर में गूंज रही है। तभी वो पर्सन एनेट का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आखिरकार गुस्तेफ कास्टल के छुपे हुए हीरे से मिलना बहुत किस्मत की बात है, बहुत सम्मान की बात है। लोग ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला करते। आप तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो उस पर्सन की ऐसी हरकतें और बातें सुनकर एनेट सोचती है, जैसे इस पर्सन ने मेरा हाथ पकड़ा मेरा सर धुंधला हो गया। तभी वो पर्सन एनेट के हाथों पर किस करता है, क्योंकि हमें पता है पहले जमाने में लड़कियों को ऐसे ही ग्रीट किया करते थे। तो उसकी जो मूछें थी वो एनेट के हाथों पर चुभ रही थी। तो वो सोचती है, जब उसने अपना मैला चेहरा मेरे हाथों पर रगड़ा तो मैं उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, मुझे इससे नफरत है। यही सेम चीज जब जॉन्स करता था तो वो ज्यादा जेंटल था। वो अपने आसपास देखकर सोचती है, कोई मेरी मदद करो प्लीज, इस आदमी को मुझसे दूर ले जाओ। पर एनेट की विश सिर्फ एक विश ही थी। किसी को ही फर्क नहीं पड़ रहा था कि एनेट के साथ क्या हो रहा है और वो कैसा फील कर रही है। ये सारे मर्दों के बीच एक औरत, एक लाचार औरत बेचारी मदद के लिए इधर उधर देखे जा रही थी, पर सब लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे और इस दिन का लाभ उठा रहे थे। कोई पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम एक सच्चे सैनिक हो जो किसी लेडी की सुंदरता की सराहना करना अच्छे से जानता है। मुझे ड्यूक के किसी आदमी से यही उम्मीद थी। सबको इस तरह हंसता हुआ देखकर एनेट को एंजाइटी होने लगती है। वो बिल्कुल सहम गई थी। ये पल उसे अपने पहले शादी के फर्स्ट नाइट की याद दिला रही थी। वहां पर भी लोग उसे ऐसे ही देखकर हंस रहे थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितनी डरी हुई थी और क्या वो ये सब चाहती है। लोग बस उसे देखकर हंस रहे थे और उन दोनों को देख रहे थे। उन लोगों में से किसी पर्सन को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एक छोटी सी लड़की डर से कांप रही है और वो कितनी डरी हुई है। फिर वो अपने हाथों को छुड़ाते हुए सोचती है, जब उस पर्सन ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ये सोचते हुए वो खुद से बोलती है, प्लीज इस आदमी को कोई मुझसे दूर ले जाओ। उसे डर के मारे पसीने आने लगते हैं। वो रोने ही वाली थी। तभी हमारा हीरो जॉन तो आदमी को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जिससे एनेट चौंक जाती है और वो सोचती है उस सैनिक का शरीर बिल्कुल इस तरह मुड़ गया मानो उसे कुचल दिया गया हो। और वो इंसान जिसने उस आदमी को रोका वो कोई और नहीं बल्कि जॉन्स था।
और यहाँ जॉन्स की एक्सप्रेशन बिल्कुल डेविल जैसी हो गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। वो उस आदमी को ऐसे दिख रहा था जैसे वो उसे अभी यहीं पर ख़त्म कर देगा। कि मन में ये सवाल तो आ रहा होगा, तब से वो पर्सन एनेट को इस तरह से ट्रीट किए जा रहा था, तब जॉन्स क्या कर रहा था? क्या वो शुरू से उसे दूर नहीं कर सकता था? तो जॉन्स बस अपने फादर के लिए रुका हुआ था, पर अब जब बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसे ऐसा करना पड़ा। चाहे सामने उसके फादर ही क्यों ना हो, वो एनेट को इस तरह ट्रीट होते हुए नहीं देख सकता। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।